आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, राजस्थान के जितने भी राज्यपाल हैं और उनके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको अपन एज इट इज ऐसे कैसे एक ट्रिक के साथ अपन याद करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले हमने राजस्थान राज्यपालों को याद करवाने के लिए एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आपको केवल और केवल राजस्थान के जितने भी कार्यवाहक राज्यपाल हैं और जितने भी अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल हैं उन सबको हमने लाइन से याद करवाया है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन से संबंधित जितने भी राज्यपाल थे, वैसे तो 7 राज्यपाल थे, लेकिन अपन को 8 राज्यपाल देखने को मिलते हैं। उनमें क्या था कि एक राज्यपाल 2 बार रिपीट होते हैं, कौन, रघुकुल तिलक। इसलिए 7 राज्यपाल थे, उन 7 राज्यपालों को प्रत्येक राष्ट्रपति शासन के साथ कनेक्ट करके याद करवाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, जिससे क्या होगा कि आपको सारी चीजें एक सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें उस वीडियो का रेफरेंस दिया गया है कि उस वीडियो में मैंने आपको ये चीज याद करवाई थी, ये चीज याद करवाई थी। तो इस तरीके से मैं जब बोलूंगा तो क्या होगा कि आपके दिमाग के अंदर वो चीज याद नहीं होगी, तो ये वीडियो आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा, एक तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, टाइम की बर्बादी हो जाएगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वीडियो देख लीजिए एक बार, उसके बाद में ये वीडियो देखिए, जिससे क्या होगा कि चीजें कंटिन्यू रहे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि राज्य की जितनी भी महिला राज्यपाल रहती हैं उनको अपन याद करते हैं। हमारे राजस्थान में अब तक 3 महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि 2004 से लेकर 2007 तक मात्र 3 साल तक ये अपने राजस्थान की राज्यपाल रहती हैं। और ध्यान दीजिए, ये हमारे राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनती हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनती है। साथ ही साथ इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था अपने पद से। तो इनके नाम पे एक और खिताब ऐड हो जाता है कि हमारे राजस्थान में उस महिला राज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने अपने पद से सबसे पहले त्याग पत्र दिया था। महिला, एक तो महिला है और साथ ही साथ उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया, तो उनका नाम क्या आएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कहने का मतलब राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल और साथ ही साथ त्याग पत्र देने वाली पहली महिला राज्यपाल। कहाँ की राज्यपाल, राजस्थान की। ये त्याग पत्र इसलिए देती है क्योंकि देश की ये पहली महिला राष्ट्रपति बन जाती है। राजस्थान के राज्यपाल पद को छोड़कर त्याग पत्र देके ये राष्ट्रपति पद पे चली जाती है, इसलिए यहाँ पे त्याग पत्र देना जरूरी था, क्योंकि 2 पदों को एक साथ ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो राजस्थान राज्यपाल पद को छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया और देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी बन जाती हैं। कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के नाम 3 खिताब हैं। पहला तो यह है कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, दूसरा राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र दिया, और तीसरा क्या है कि हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनती है। ओके, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से संबंधित सारी चीजें अपन ने याद कर ली है। दूसरी जो महिला राज्यपाल हैं वो है प्रभा राव, जो कि हमारे राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल बनती है। और साथ ही साथ इनका पद पे रहते हुए निधन हो जाता है। निधन कब होता है, 2010 में। तो प्रभा राव से संबंधित 2 मुख्य चीजें कि एक तो दूसरी महिला राज्यपाल, दूसरे क्रम नंबर देखा जाए तो दूसरे नंबर की महिला राज्यपाल राजस्थान की, और साथ ही साथ पद पे रहते हुए निधन हो जाता है 2010 के अंदर। तीसरी महिला राज्यपाल आपकी होती है मार्गरेट अल्वा, जो कि तीसरी महिला राज्यपाल होती है, तीसरे नंबर की महिला राज्यपाल होती है हमारे राजस्थान की। और साथ ही साथ सबसे कम कार्यकाल वाली महिला राज्यपाल हमारे राजस्थान की बनती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे कम कार्यकाल वाली महिला राज्यपाल का नाम बताइए हमारे राजस्थान की, तो वहां पे आपको ऑप्शन टिक करना है, कौन सा, मार्गरेट अल्वा। याद ऐसे रख सकते हो कि भाई इनको बार बार हलवा खाने के लिए घर जाना पड़ता था, तो राजस्थान की सरकार ने क्या किया कि भाई हम आपको नहीं रखेंगे। राजस्थान की सरकार ने बोल दिया कि हम आपको नहीं रखेंगे, और राष्ट्रपति ने भी मना कर दिया कि बार बार तुम घर पे हलवा खाने के लिए जाते हो, तो एक काम करो, आप छुट्टी ले लो परमानेंटली। तो इनको घर पे बैठा दिया था। तो इस तरीके से मान लो कि कुछ ही दिनों के अंदर इनको पद से हटना पड़ गया था, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। मार्गरेट अल्वा से याद आएगा हलवा, और हलवा खाने बार बार घर पे जाती थी, इसलिए इरिटेट हो गए थे राष्ट्रपति और उन्होंने अपने पद से हटा दिया था। इसलिए मार्गरेट अल्वा का जो पद है, जो कार्यकाल है, वो सबसे कम कार्यकाल रहता है। प्रभा राव, ये भी आपको याद करवाया जाएगा। जो निधन वाले जो राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद करवाया जाएगा इसी वीडियो में कि कौन कौन से राज्यपाल हैं जिनका निधन हो जाता है और कौन कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया है। सारी चीजें आपको याद करवा दी जाएगी। तो हमने तीनों जो महिला राज्यपाल हमारे राजस्थान की, वो सारी याद कर ली है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और आपकी मार्गरेट अल्वा।
बात करते हैं अपन सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल, जो कि हैं सरदार दरबारा सिंह। अगर सबसे कम कार्यकाल वाली महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मार्गरेट अल्वा, और सबसे कम कार्यकाल वाले महिला नहीं, राज्यपाल, राजस्थान राज्यपाल की बात करें, इसमें महिला और आपके पुरुष दोनों आ जाते हैं, तो यहाँ पे नाम होगा आपका दरबारा सिंह। क्या होगा? दरबारा सिंह। याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे कि भाई दरबार में जो दरबार लगता है, कभी भी देख लेना, राजा जब दरबार लगाता है तो बहुत कम टाइम के लिए लगाता है। ऐसे नहीं कि सुबह लगाया और शाम तक चल रहा है, क्योंकि राजा को और भी काम होता है। राज्यपाल से आप याद रख लो राजा, राज्यपाल, राज्य को पालने वाला राजा। तो राजा जब दरबार लगाएगा तो बहुत कम टाइम के लिए लगाएगा, कम कार्यकाल के लिए लगाएगा। तो यहां से अपन चीजें कनेक्ट कर सकते हैं कि कम कार्यकाल किसका हो सकता है? दरबार का हो सकता है। इसलिए राजस्थान के कम कार्यकाल वाले राज्यपाल का अगर नाम पूछ लिया जाए तो वहां पे नाम होगा दरबारा सिंह। मात्र 23 दिन का इनका कार्यकाल रहता है। महिला राज्यपाल कम कार्यकाल वाली तो वो है अलवा। हलवा खाने के लिए बार बार घर जाती थी, इसलिए राष्ट्रपति क्या हो गए थे? बोर हो गए थे, इरिटेट हो गए थे, तो मार्गरेट अल्वा को हटा दिया गया था। ओके, बात करते हैं पद पे रहते हुए मृत्यु जिन राज्यपालों की हुई, वो राज्यपाल हैं 4। एक तो आपकी प्रभा राव, दूसरे आपके दरबारा सिंह। दरबारा सिंह इसीलिए इनका कम कार्यकाल रहता है, इसीलिए इनका कम कार्यकाल होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। दरबारा सिंह की मृत्यु हो जाती है पद पे रहते हुए। मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि हुआ क्या था कि उस टाइम पे परमाणु जो टेस्टिंग हो रही थी, परमाणु बम की टेस्टिंग हो रही थी, तो उससे क्या हुआ था, ये टेस्टिंग देखने के लिए गए थे, तो वहां से क्या गर्मी बहुत निकलती है उससे, तो लू लग गई थी। और लू लगने से क्या हुआ था कि ये ठीक ही नहीं हो पाए, बीमार हो गए थे, ठीक ही नहीं हो पाए और उनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 23 दिन तक ये अपने राजस्थान के राज्यपाल रहते हैं। तो दरबारा सिंह हो गया, श्रीमती प्रभा राव हो गई, और साथ ही साथ क्या है, निर्मल चंद जैन। इनको याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि देखो, जिनका मन निर्मल होता है तो क्या होता है कि भगवान उनको जल्दी बुला लेते हैं, उनका जल्दी निधन हो जाता है। तो निर्मल चंद जैन। साथ ही साथ एस के सिंह या शैलेंद्र कुमार सिंह, ऐसे याद रख सकते हो कि सेल आ गई थी अचानक से, ये पद पे बैठे हुए थे, राजस्थान राज्यपाल पद पे बैठे हुए थे, अचानक से सेल आई, इनके सिर में चोट लगी और ये पद पे रहते हुए इनका निधन हो गया। ऐसे अपन याद रख सकते हैं। प्रभा राव मतलब मौत का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभा राव पे पड़ता है, तो चारों चीजें अपन को याद हो जाती है। पद पे रहते हुए निधन, एक तो दरबारा सिंह लू लगने की वजह से, शैलेंद्र कुमार बैठे सेल जो आती है, दिमाग पे चोट लगती है, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर क्या है, प्रभा राव, मतलब मौत का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा प्रभा राव पे आता है, तो ऐसे याद रख लेंगे। निर्मल चंद जैन, जिनका मन निर्मल होता है, उनकी जल्दी डेथ हो जाती है, भगवान उनको जल्दी बुला लेते हैं। तो जैसे ही ऑप्शन में आएगा तो आप यहाँ से चीजों को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, सही कर सकते हैं। विधानसभा में अभिभाषण नहीं देने वाले राज्यपाल, ध्यान दीजिए, अभिभाषण के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अभिभाषण क्या होता है। राज्य सरकार की जितनी भी उपलब्धियां होती है वो राज्यपाल के द्वारा बताई जाती है। विधानसभा में राज्य की जितनी भी उपलब्धियां होती है वो राज्यपाल के द्वारा बताई जाती है। अब वो हो सकता है कि साल में 2 बार बता दी जाए या 1 बार बता दी जाए, तो वो उसको अभिभाषण बोला जाता है। एक तरीके से वो स्पीच होता है, उसको अभिभाषण बोला जाता है। विधानसभा में अभिभाषण नहीं देने वाले राज्यपाल, ये दरबारा सिंह और निर्मल चंद जैन। देखो, इनका जो कार्यकाल है, जैसे कि दरबारा सिंह है तो दरबारा सिंह का मात्र 23 दिन का कार्यकाल था। अब 23 दिन में सरकार के द्वारा क्या ही उपलब्धि प्राप्त कर ली होगी जिससे दरबारा सिंह क्या करें, विधानसभा के अंदर अभिभाषण दें। तो दरबारा सिंह को मौका नहीं मिल पाया क्योंकि इनकी डेथ ही हो गई अभिभाषण देने से पहले। तो एक तो दरबारा सिंह हो जाते हैं, दूसरे आपके निर्मल चंद जैन हो जाते हैं। निर्मल चंद जैन जी भी क्या है, ये पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका निधन हो जाता है, इसलिए इनको भी मौका नहीं मिलता है विधानसभा के अंदर अभिभाषण देने का। ओके, तो 2 नाम याद रखना है जिन्होंने विधानसभा के अंदर अभिभाषण नहीं दिया, एक तो आपका दरबारा सिंह और आपके दूसरे निर्मल चंद जैन। आगे बात करते हैं अपन। अब देखो, ये चीजें तो अपन ने इकट्ठे करके याद कर ली है, महिला राज्यपाल और आपके पद पर रहते हुए मृत्यु और अभिभाषण वाले। अब अपन एक एक राज्यपाल को याद करते हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं अपन राज प्रमुख की।
आपको पता होना चाहिए हमारे राजस्थान का एकीकरण का जो चौथा चरण था, उस चौथे चरण से लेकर 7वें चरण तक एक पद यहाँ पे सृजित किया जाता है राजस्थान में। उस पद का नाम था राज प्रमुख। क्या नाम था? राज प्रमुख। तो हमारे राजस्थान में केवल एक ही आदमी को राज प्रमुख बनाया जाता है, उसका नाम आपको सबको याद है, सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह जो कि जयपुर के महाराजा हुआ करते थे। तो जयपुर के महाराजा को हमारे राजस्थान का एकमात्र, अंतिम और प्रथम राज प्रमुख बनाया जाता है। कब बनाया जाता है ये? 30 मार्च 1949 को, जो कि हमारे राजस्थान एकीकरण का क्या था? चौथा चरण था। और कब तक बना के रखा जाता है राज प्रमुख पद पे? इनको बना के रखा जाता है 1 नवंबर 1956 के एक दिन पहले तक। 1 नवंबर 1956 के दिन क्या होता है? राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण आता है। लेकिन इसके जस्ट पहले एक दिन पहले जो दिन था वो कौन सा था? 31 अक्टूबर 1956। अक्टूबर के बाद में क्या होता है? 31 अक्टूबर के बाद में क्या आएगा? 1 नवंबर आएगा। तो 31 अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख के पद पे बैठे रहते हैं कौन? सवाई मानसिंह। तो इनका कार्यकाल रहता है 30 मार्च 1959 से लेके 31 अक्टूबर 1956। किनका? सवाई मानसिंह का। तो अगर आप 1949 से लेके 1956 तक का अगर कार्यकाल अगर रफली अगर कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 7 साल का आता है। लगभग कितना आता है? 7 साल का आता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई सवाई मानसिंह अपने पद पे कितने साल तक बैठे रहते हैं? तो 7 साल भी ऑप्शन वहां पे जब आपको दिखे तो आपको क्या करना है? टिक करना है। और वैसे अगर आपको एग्जैक्ट वहां पे पूछ लिया जाए तो आपको एग्जैक्ट भी वहां पे कैलकुलेट करके आप लगा सकते हो। आगे बात करते हैं अपन। अच्छा, राजस्थान के ये पहले और एकमात्र राज प्रमुख रहते हैं। बात करते हैं राजस्थान के पहले राज्यपाल की। राजस्थान के पहले राज्यपाल की, जिनका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। ध्यान दीजिए, गुरुमुख निहाल सिंह जी को नियुक्त पहले किया गया था, लेकिन जब ये अपना जो काम स्टार्ट करते हैं वो डेट आपको याद रखनी है, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को ये कार्य अपना शुरू करते हैं राज्यपाल पद पे बैठ के। इनका कार्यकाल होता है 1 नवंबर 1956 से लेके 1962। 1956 से लेके 1962, जो कि देखा जाए रफली अगर देखा जाए तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष 5 महीने और 15 दिन। 5 वर्ष 5 महीने और 15 दिन। लगभग 5.5 साल में से 15 दिन ही कम रहते हैं। और हमने देखा कि जो राज्यपाल का जो पद होता है वो सामान्यतः 5 साल का होता है, लेकिन जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता तब तक वो पुराना राज्यपाल पद को नहीं छोड़ता है। इसी कारण क्या हुआ कि जो गुरुमुख निहाल सिंह जी थे, ये सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले राज्यपाल बन जाते हैं हमारे राजस्थान के। 5 वर्ष 5 महीने और 15 दिन इनका कार्यकाल रहता है। ओके, तो यहां से अपन को देखने को मिलता है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह जी। इनका कार्यकाल भी आप याद रख सकते हो। ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनते हैं। ध्यान दीजिए, 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? एक तो आपका राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण गठित होता है, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण घटना और घटती है कि इस दिन क्या होता है? हमारे संविधान के अंदर 7वां संविधान संशोधन आता है। 7वें संविधान संशोधन के अंदर 4-5 पॉइंट वहां पे देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें 2 जो पॉइंट थे वो अपने राज्यपाल से संबंधित थे। कि एक तो यह है कि राज प्रमुख का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। राज प्रमुख का पद 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा? इस राज प्रमुख के पद पे एक नया जो पद है वो लागू किया जाएगा, वो बनाया जाएगा। वो कौन सा है? वो है राज्यपाल का। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा? राज्यपाल का पद बनाया जाएगा। साथ ही क्या होगा? अपन ने पिछले वीडियोज में देखा कि 153 अनुच्छेद 153 में यह लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल को बैठाना, एक व्यक्ति को राज्यपाल बना के बैठाना प्रत्येक राज्यों के लिए यह असंभव हो जाता है। इसलिए क्या किया गया? 7वां संविधान संशोधन लागू किया गया 1 नवंबर 1956 को, जिसमें धारा नंबर 6 में यह बात लिखी गई, भाई जब ऐसा संभव नहीं हो तो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति को बनाया जाएगा तो उस व्यक्ति को अतिरिक्त प्रभार वाला राज्यपाल कहा जाता है, जो कि अपन ने पिछले वीडियो में एज इट इज ऐसे कैसे अपन ने 8 राज्यपाल अपन ने याद कर लिए हैं। तो ये जो 7वां संविधान संशोधन आता है ये 1 नवंबर 1956 को आता है, और इसी दिन हमारे राजस्थान में राज्यपाल का पद बनता है। और उस पद पे कौन बैठते हैं? उस पद पे बैठते हैं अपने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो गुरुमुख निहाल सिंह जी से संबंधित चीजें और याद कर लेते हैं अपन। देखो,
1 नवंबर 1956 को इन्होंने कार्य स्टार्ट किया और 15 अप्रैल 1962 तक इनका पद कार्यकाल रहता है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, मोहनलाल सुखाड़िया जी को 2 बार शपथ दिलवाई। मोहनलाल सुखाड़िया जी को 2 बार शपथ दिलवाई, एक तो 1957 में और एक 1962 में, 2 बार शपथ दिलवाई। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहनलाल सुखाड़िया जी को 2 बार शपथ दिलाने वाले राज्यपाल का नाम बताइए, तो वहां पे ऑप्शन आएगा गुरुमुख निहाल सिंह जी। ओके। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये कुलपति भी रह चुके हैं। कैसे याद रखोगे, देखो BHU को भू बोलते हैं, भू, BHU भू, बेटा की भू, बेटा की भू। और जब घर में बेटा की बू आती है तो क्या हो जाता है, पूरा परिवार निहाल हो जाता है। या तो वैसे अगर अच्छी बू आ गई तो वैसे निहाल हो जाते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो निहाल होने के 2 मीनिंग निकलते हैं, निहाल होने के 2 मीनिंग निकलते हैं। तो या तो वैसे निहाल है ही, अदरवाइज निहाल हो ही जाते हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भू से याद आएगा अपन को निहाल सिंह। इनके द्वारा सर्वाधिक अभिभाषण दिए गए, इनके द्वारा विधानसभा के अंदर सर्वाधिक अभिभाषण दिए गए। कितनी बार, 8 बार। 8 बार विधानसभा में इन्होंने अभिभाषण दिया। विशेष अभिभाषण की बात नहीं हो रही है, केवल अभिभाषण की बात हो रही है। और अभिभाषण में क्या होता है कि राज्य की जितनी भी उपलब्धियां होती है, राज्य ने जो भी अचीवमेंट प्राप्त की है, कि जैसे मान लो कोई स्कीम लागू कर दी जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही, या राज्य के अंदर जो क्राइम है वो पूरा मिट गया, या स्कूलें बहुत ज्यादा खोल दी और स्कूलें अच्छे तरीके से चल रही है, बच्चों की शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं राज्य की, वो सारी राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के अंदर बताई जाती है, जिसको अभिभाषण कहा जाता है। ओके, तो ये गुरुमुख निहाल सिंह से संबंधित सारी चीजें मैंने आपको याद करवा दी है। आगे बात करते हैं अपन संपूर्णानंद की बात करते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो कि हमारे राजस्थान के राज्यपाल रहते हैं, कौन सी सरकार में, कौन सी सरकार के टाइम पे, मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पे। देखो इनके जो संपूर्णानंद जी के जो फैक्ट्स हैं वो अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि जब ये अपने राज्यपाल पद पे बैठते हैं तो इनको संपूर्ण आनंद तभी आता था जब कुछ गलत होता था। संपूर्णानंद जी को संपूर्ण आनंद तभी आता था जब कुछ ना कुछ नेगेटिव घटित होता था, या कुछ बहुत बड़ा हादसा होता था, बहुत गंदा एक्सपीरियंस जब इनको दिखता था तो इनको मजा आता था, संपूर्ण आनंद आता था। जैसे कि पहला ये कि मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार जब आती है तो इनको आनंद आता है। आनंद क्यों आता है? क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया जी 17 साल तक लगातार मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं। बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, तभी तो इन्होंने 17 साल तक लगातार अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद को संभाला। तो जब मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार चलती है तो होता क्या है कि सामने वाली जो पार्टी थी उस पार्टी की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती थी। सामने जो विपक्ष की पार्टी होती थी उसकी बहुत बुरी हालत खराब हो जाती थी। इसलिए क्या होता था, उस खराब हालत को देख के ये संपूर्णानंद जी क्या करते थे, अपने खुद के अंदर ही संपूर्ण आनंद के अंदर भर जाते थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भारत चीन का जब युद्ध हुआ तो बहुत सारे लोग मरे 1962 में। तो इस सिचुएशन को देख के भी संपूर्णानंद जी क्या करते थे, अपने अंदर संपूर्ण आनंद भर लेते थे। साथ ही साथ और ज्यादा बुरी सिचुएशन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जयपुर में जो सांगानेर है, इस सांगानेर में खुली जेल का निर्माण करवा दिया। इन्होंने ही करवा दिया, इनकी ही देन है। इनके ही कार्यकाल में जयपुर में जो सांगानेर है, इस सांगानेर में खुली जेल का निर्माण करवाया इन्होंने। अब खुली, देखो जेल ज्यादा होगी तो कैदी ज्यादा होंगे, और कैदी ज्यादा होंगे तो उनकी तकलीफें भी ज्यादा संपूर्णानंद जी को देखने को मिलेगी। तो कुछ भी बुरा घटित होता था तो इनको संपूर्ण आनंद आता था। तो ऐसे अपन चीजों को याद कर सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। इनको और ज्यादा संपूर्ण आनंद चाहिए था, इसलिए इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति को लिख के भेजा कि भाई यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाओ, मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो इनके टाइम पे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। ऐसे अपन चीजों को याद कर सकते हैं। संपूर्ण आनंद कब आता था? संपूर्ण आनंद कब आता था? जब मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार आती थी। इससे क्या होता था कि सामने की जो विपक्ष की पार्टी थी वो दुख में चली जाती थी और इनको संपूर्ण आनंद आता था। दूसरी बात, 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ, इसमें बहुत सारे लोग मरे, जिससे क्या हुआ कि इनको शांति मिलती थी, आनंद मिलता था इनको, जो मरे हुए लोगों की जो लाश मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो इस दुख को देखकर ये संपूर्ण आनंद में चले जाते थे। दूसरी बात,
इन्होंने खुद ने क्या करवाया, अपने कार्यकाल में ही सांगानेर में खुली जेल का निर्माण करवा दिया, तो फिर ये संपूर्ण आनंद में चले गए। साथ ही साथ इन्होंने अपने आप को और ज्यादा आनंद देने के लिए इन्होंने क्या किया कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया, पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया। तो संपूर्ण आनंद से सारी चीजें अपनी आपस में कनेक्ट हो चुकी है। आगे बात करते हैं हुकुम सिंह। देखो अपन ने जब राष्ट्रपति शासन याद किया था तो पहले राष्ट्रपति शासन के टाइम पे क्या हुआ था कि लोग पूरे संपूर्ण आनंद में थे और साथ ही साथ सरकार के हुक्म मान रहे थे। तो ध्यान दो, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन इनके टाइम पे लगता है, शुरू होता है, और हुकुम सिंह जी के टाइम पे क्या होता है, समाप्त होता है। तो पहला राष्ट्रपति शासन इनके समय समाप्त होता है 26 अप्रैल 1967 को। ओके, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहते हैं। ध्यान दो, मैंने आपको बार बार बताया है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है या लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये सामने बैठा होता है, जिस तरीके से अपनी क्लास का मॉनिटर होता है, जो कि एक तरीके से हुक्म चला रहा होता है कि तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो, मेरे लिए पानी लेके आओ, फलाना ढिमका, जो कुछ भी है वो सारे हुक्म करता है मॉनिटर। उसी तरीके से विधानसभा के अंदर मॉनिटर कौन होता है, विधानसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अंदर अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो एक तरीके से क्या है, ये हुक्म चलाने का काम होता है, इनका क्या होता है, हुक्म चलाने का काम होता है। हुक्म, देखो विधानसभा तो एक छोटी सी चीज है, विधानसभा तो एक छोटी चीज है, एक राज्य से संबंधित है। इनको ज्यादा हुक्म चलाने की इच्छा थी, इसलिए इन्होंने क्या, कहां पे हुक्म चलाया, अपना लोकसभा के अंदर। ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कौन, हुकुम सिंह। तो ऐसे अपन चीजों को याद कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं जगत नारायण। जगत के नारायण, जगत के नारायण, जगत के नारायण को अपन कब काम में लेते हैं, जब अपना बहुत बड़ा दुख हो जाता है और अपन अस्थायी तौर पे क्या करते हैं, अस्थायी तौर पे क्या करते हैं, रिलीफ लेने के लिए, सांत्वना, अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए जगत नारायण जी का अपन क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। मतलब प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल ये राजस्थान के बन जाते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पिछले वीडियो में याद करवा चुका हूं। सारे कार्यवाहक राज्यपाल लाइन से याद करवाए हैं और सारे अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल अपन ने याद करवाए हैं। बात करते हैं अपन सरदार जोगेंद्र सिंह की। जोगी, जोगी कब बन जाएगा, आदमी जोगी कब बन जाएगा, कब बन जाएगा, जब आंतरिक आपातकाल लग जाएगा। 1975 में आपको पता होना चाहिए हमारे भारत देश में राष्ट्रपति कौन थे, इंदिरा गांधी थे, और इनके द्वारा क्या हुआ था, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था, क्या कह के लगाया था कि भाई हमारे भारत देश के अंदर क्या हुआ है, आंतरिक युद्ध छिड़ गया है, आंतरिक युद्ध छिड़ गया है, आंतरिक अशांति हो गई है, जिसकी वजह से क्या किया जा रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल या आंतरिक आपातकाल के समय जो राज्यपाल हमारे राजस्थान के थे वो कौन थे, जोगेंद्र सिंह थे। और आपको पता होना चाहिए जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो बहुत ज्यादा पाबंदियां लग जाती है। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलभूत जो अधिकार हैं, वो भी आपसे छीन लिए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पे। तो आप सोच के देखो कि आपके मूलभूत अधिकार ही छीन लिए जा रहे हैं, इससे बड़ी आपकी जो फ्रीडम है, या मतलब कहने का मतलब बुरी स्थिति है, वो नहीं हो सकती। तो ऐसी बुरी स्थिति में आदमी लास्ट में करता क्या है, जोगी बन जाता है, जोगी बन जाता है और इंद्र का नाम जपने लग जाता है। तो जोगेंद्र से याद आएगा अपन को, जोगेंद्र कब बनते हैं, जोगी बन के इंद्र का नाम कब जपते हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, पूरी पाबंदियां लग जाती है, उस कंडीशन में जोगी इंद्र काम में आते हैं या जोगी बन के इंद्र को जपने लग जाते हैं। बात करते हैं वेदपाल त्यागी। वेदों को पालना कब शुरू कर दिया था, जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था, किसके टाइम पे लगा था, वेदपाल त्यागी जी के टाइम पे। राजस्थान में दूसरा कार्यवाहक राज्यपाल भी ये बनते हैं और दूसरा राष्ट्रपति शासन भी ये लगता है। कार्यवाहक राज्यपाल में मैंने आपको याद करवाया था कि जगत नारायण जी एक टेम्परेरी सॉल्यूशन बताते हैं कि आप वेदों को पाल लीजिए। वेदों को पालने के बाद में अगर शांति नहीं मिलती है तो कड़ी को पी के, इस तरीके से याद करवाया था। तो वेदपाल, राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में इनके टाइम पे ही लगता है। राष्ट्रपति शासन, कार्यवाहक राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार सारे याद करवा चुका हूँ। आगे देखिए रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक, दूसरा राष्ट्रपति शासन खत्म होता है और तीसरा राष्ट्रपति शासन शुरू होता है, और तीसरा राष्ट्रपति शासन इनके टाइम पे ही शुरू और खत्म दोनों हो जाता है। राजस्थान में सेकंड राष्ट्रपति शासन समाप्त होता है और तीसरा राष्ट्रपति शासन भी लागू होता है और समाप्त भी इन्हीं के टाइम पे हो जाता है। 1981 में राज्यपाल पद से बर्खास्त किया गया इनको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। राजस्थान के वो राज्यपाल जिनको पहली बार राज्यपाल पद से बर्खास्त किया गया तो उनका नाम आएगा कौन, अपने रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक।
कैसे याद करोगे? पहली बार इनको राज्यपाल पद से बर्खास्त, देखो बर्खास्त करने का मतलब क्या होता है, जोर जबरदस्ती से किसी को पद से हटाना, राज्यपाल पद से हटाना, उसको बर्खास्त बोलते हैं, बर्खास्तगी बोलते हैं उसको। ओके, तो राज्यपाल पद से राजस्थान में सबसे पहले किसको हटाया गया था? रघुकुल तिलक जी को हटाया गया था। आरपीएससी के सदस्य भी रहते हैं, आरपीएससी के सदस्य भी रहते हैं। देखो भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषम के नाम से जाने जाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ इस तरीके से उनका नाम हम पूछते हैं। तो आरपीएससी में क्या है कि एक साफ सुथरा आदमी जाना चाहिए, जो कि रघुकुल तिलक लगाते हों, रघुकुल का तिलक लगाते हों, क्योंकि वहां पे क्या है कि बच्चों का कैरियर का सवाल है भाई, बच्चों का कैरियर टिका हुआ रहता है आरपीएससी के ऊपर, आरपीएससी एग्जाम करवाती है, आपको पता है। तो वहां पे एक साफ सुथरा अध्यक्ष वहां पे जाना चाहिए। तो रघुकुल तिलक जो लगा रहे हैं उनको आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं, सदस्य बना के भेजा जा रहा है। तो रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य भी रहते हैं। साथ ही साथ दूसरा राष्ट्रपति शासन है इनके टाइम पे खत्म होता है, और तीसरा राष्ट्रपति शासन शुरू भी इन्हीं के टाइम पे होता है और खत्म भी इन्हीं के टाइम पे होता है। 1981 में इनको बर्खास्त भी किया गया था, जो कि राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिनको पद से बर्खास्त किया गया था। केडी शर्मा, कडी से याद आएगा अपन को कार्यवाहक राज्यपाल। तो एक तो ये कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं। साथ ही साथ सत्ता परिवर्तित होने पे इनको पद मुक्त किया जाता है। सत्ता परिवर्तित होती है केंद्र सरकार के अंदर, जैसे कि पहले बीजेपी की थी, बाद में कांग्रेस आ जाती है, कांग्रेस के बाद में बीजेपी आ जाती है। तो ये सत्ता परिवर्तित जब होती है तो वो राज्यपाल अपने चॉइस के जो राज्यपाल लगाए गए थे उनको वापस से हटा दिया जाता है। तो सत्ता परिवर्तन होने पे इनको पद मुक्त किया गया। और साथ ही साथ मॉरिशस, पाक, कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया, इनके ये हाई कमिश्नर रह चुके हैं। मॉरिशस, पाक, कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की हाई कमिश्नर रह चुके हैं। कौन? केडी शर्मा हाई कमिश्नर रह चुके हैं। आप ऐसे याद रख लेना कि कड्डी पी के वो पाकिस्तान चला गया, मॉरिशस चला गया, कैनबरा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, कड्डी पी के। तो चीजें आपस में लिंक हो जाएगी। आगे बात करते हैं ओम प्रकाश मेहरा। देखो प्रकाश का मतलब लाइट की जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, प्रकाश की स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना। अब देखो आपस में कनेक्ट करते हैं। ओम प्रकाश मेहरा एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स में ये क्या थे? ये एयर चीफ मार्शल थे। क्या थे? एयर चीफ मार्शल थे एयरफोर्स के अंदर। और आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स में जो भी जेट काम में लिए जाते हैं, फाइटर जेट काम में लिए जाते हैं, उनकी बहुत ज्यादा स्पीड होती है। तो याद रख लेना, एयर चीफ मार्शल जिनके नाम के अंदर प्रकाश हो, लाइट। ओके, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, प्रकाश की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो एयर चीफ मार्शल से याद आएगा ओम प्रकाश मेहरा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वैसे HAL, ये HAL जो कंपनी होती है ये क्या करती है? जो आर्मी एयरफोर्स इनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फाइटर जेट होते हैं, टैंक वगैरह होते हैं, इनको बनाने का काम करती है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अच्छा, टैंक नहीं बनाती, एयरफोर्स जो फाइटर जेट होते हैं, फाइटर जेट इनके द्वारा बनाए जाते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और एरोनॉटिक्स से सीधा सा अपन को याद आ रहा है, क्या आ रहा है कि एयर की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है वैसे देखा जाए तो भी अपन को प्रकाश याद आएगा। आगे देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ, ओलंपिक में वही जीत पाता है जिसकी स्पीड, खेलने की स्पीड प्रकाश जितनी हो। ओलंपिक में वही जीत सकता है जिसकी स्पीड क्या हो? प्रकाश जितनी हो। तो भारतीय ओलंपिक संघ के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और फुटबॉल में भी आपको लात इस तरीके से मारनी होती है जैसे कि प्रकाश की स्पीड से मारी हो, तभी जाके क्या होता है? फुटबॉल जीता जाता है। ऐसे हल्के हल्के मारोगे तो फिर तो नहीं जीत पाओगे। तो प्रकाश, फुटबॉल, ओलंपिक, एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एयर चीफ मार्शल, ये सारी चीजें ओम प्रकाश मेहरा जी से कनेक्ट हो जाती हैं। ओके, आगे बात करते हैं। आगे है वसंतराव पाटिल, ये गुजरात के महाराष्ट्र के ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपस में कनेक्ट कर लेना। आगे देखिए, जस्टिस JS वर्मा से आपको चीजें आपको आपस में कनेक्ट नहीं करनी है। JS वर्मा को वैसे ही याद रखो,
जे.एस. वर्मा जो है ये 2 बार आपके राज्यपाल रह चुके हैं, कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। 6वें और 7वें कार्यवाहक राज्यपाल, ये जो राज्यपाल रहे हैं ये 6वें और 7वें कार्यवाहक राज्यपाल के टाइम पे रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिए जे.एस. वर्मा वो हस्ती है जो कि हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश, दोनों के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ये रह चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और साथ ही साथ जो भंवरी देवी वाला जो केस था, भंवरी देवी मदेरणा वाला जो केस था, उसमें क्या हुआ था, एक समिति गठित की गई थी, उस समिति के हेड थे ये, और उस समिति का नाम रखा गया था जे.एस. वर्मा समिति, जे.एस. वर्मा समिति। और इस जे.एस. वर्मा समिति के सिफारिशों के आधार पे क्या होता है, विसाखा कानून बनता है। क्या बनता है, विसाखा कानून बनता है 2013 में, विसाखा कानून 2013 बनता है। तो विसाखा कानून, जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विसाखा कानून 2013 से संबंधित राज्यपाल पूछे जा सकते हैं या न्यायाधीश पूछे जा सकते हैं, तो जे.एस. वर्मा वहां पर आपका सही ऑप्शन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान दोनों के ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। साथ ही साथ जो विसाखा कानून है ये और जो जे.एस. वर्मा समिति है, इससे संबंधित भी ये रह चुके हैं। 2 बार ये राज्यपाल अपने 6वें और 7वें कार्यवाहक राज्यपाल राजस्थान के रह चुके हैं। सुखदेव प्रसाद इनको 1990 में राज्यपाल पद से, राजस्थान के राज्यपाल पद से इनको बर्खास्त किया जाता है। ध्यान दीजिए 1981 में किसको बर्खास्त किया गया था, रघुकुल तिलक को बर्खास्त कर दिया गया था। और 1990 में किसको बर्खास्त किया गया, सुखदेव प्रसाद जी को बर्खास्त कर दिया गया। आप ऐसे याद रख लेना कि भाई ये सुखों के देव हो गए थे, जैसे राज्यपाल के पद पे बैठे तो सुखों के देव हो गए थे, बार बार लोगों से डिलीशियस चीजें मंगा के खाते थे, सरकार पे खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया था, है ना, काम करते नहीं थे, सारा दिन सोते रहते थे, सुखों के देव बन गए थे, ये सुखों के देव बन गए थे, इसलिए इनको 1990 में इनको बर्खास्त कर दिया गया था। राष्ट्रपति ने इनको जबरदस्ती हटा दिया था। ओके, आगे बात करते हैं देवी का प्रसाद कब बांटा जाता है, देवी का प्रसाद कब बांटा जाता है। ध्यान दो, भारत और फ्रांस जब इनकी संयुक्त इनका आयोग गठित होता है तो इनकी सह अध्यक्षता करने पे देवी का प्रसाद बांटा जाता है। आप ऐसे याद रख लेना कि फ्रांस से याद रख लेना फैंस जानते हो, फैन, जैसे मैं आपका बहुत ज्यादा फैन हूं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, तो भारत के जो फैंस हैं वो जब संयुक्त आयोग बनाते हैं अपना खुद का, भारत के जितने भी फैंस हैं भाई, भारत देश के भाई, सब लोग क्या होते हैं, अपने देश के फैन होते हैं, सब लोग अपने देश के फैन होते हैं। तो भारत देश के या भारत माता के जितने भी लोग फैन हैं, वो जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो सीधी सी बात है कि भारत में रह के आपने देवी का प्रसाद नहीं बांटा तो फिर मतलब ही क्या है। तो भारत के फैंस जब संयुक्त आयोग गठित करते हैं तो उसकी मीटिंग करने वाला क्या करेगा, मीटिंग की अध्यक्षता करने वाला क्या करेगा, देवी का प्रसाद बांटेगा, देवी का प्रसाद बांटेगा। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें आपस में लिंक हो जाती है। आगे बात करते हैं अपन स्वरूप सिंह। स्वरूप कब काम में आता है, जब अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। स्वरूप भाई टेम्परेरी तौर पे तो जगत नारायण जी काम में आते हैं, लेकिन लंबे कार्यकाल के लिए आपका स्वरूप ही काम में आता है। लंबे कार्यकाल का मतलब है अतिरिक्त प्रभार वाला राज्यपाल। तो प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन हो जाते हैं, स्वरूप सिंह। दिल्ली विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और गुजरात के राज्यपाल भी रह चुके हैं, स्वरूप सिंह। देखो गुजरात ने अपना खुद का जो स्वरूप है ना वो बदल लिया है, और राज्यों की तरह ऐसे लल्लू पंजोब राज्य नहीं रहा है। गुजरात ने अपना स्वरूप बदल लिया है, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट वहां पे कर ली है, विकास बहुत ज्यादा हो चुका है, स्वरूप ही चेंज हो गया है अपने गुजरात का। तो गुजरात से हो जाएगा स्वरूप। चन्ना रेड्डी, चने खा के रेड्डी चौथे लॉकडाउन के टाइम पे हो गए थे लोग। तो अंतिम बार जो चौथा राष्ट्रपति शासन लगता है वो इन्हीं के टाइम पे लगता है। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ध्यान दीजिए, आंध्रों के प्रदेश में ऐसे याद रख लेना कि आंध्रों के प्रदेश में क्या होता है कि सभी लोग चने खा के रेडी बैठे रहते हैं।
आंधों के प्रदेश में सभी लोग चने खा के रेडी बैठे रहते हैं, क्या बनने के लिए? मुख्यमंत्री बनने के लिए। भाई चने खाने से क्या होता है कि आपको थोड़ी सी हिम्मत आती है, अंदर आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है। तो क्या होता है कि आंधों के प्रदेश में आपको किसी को पता नहीं लग रहा है कि कौन ज्यादा मजबूत है, कौन कमजोर है। तो वो चने खा के सब लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई मैं क्या बनूंगा? मुख्यमंत्री बनूंगा। तो एम चन्ना रेड्डी चने खा के रेडी रहते थे आंध्र प्रदेश में, क्या करने के लिए, क्या बनने के लिए? मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके चन्ना रेड्डी भी रह चुके हैं। आगे बात करते हैं बलिराम भगत। बलि देने के लिए, राम जी को बलि देने के लिए भगत बन गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो चौथा राष्ट्रपति शासन है वो बलिराम भगत जी के टाइम पे खत्म होता है। और साथ ही साथ ओवर स्ट्रगल और नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन। ओवर स्ट्रगल का मतलब क्या है? ओवर स्ट्रगल का मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना। ओवर स्ट्रगल का मतलब होता है बहुत ज्यादा संघर्ष करना, है ना? ओवर स्ट्रगल। और नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसात्मक। रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, अहिंसात्मक क्रांति। ऐसी क्रांति जिसमें कोई मार काट ना हो, बिल्कुल क्या हो? शांति से कोई क्रांति हो। तो अब ध्यान दो, बहुत ज्यादा संघर्ष करने के लिए बलि जितना मजबूत होना चाहिए और राम जितना अहिंसात्मक आदमी होना चाहिए। राम जी अहिंसा नहीं करते हैं। राम जी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो हिंसा नहीं करते हैं, वो अहिंसा को प्रमोट करते हैं राम जी। तो क्या है कि बलि राम, तो राम से हो जाएगा नॉन वायलेंट, अहिंसा। राम जी से कनेक्ट हो जाएगी अहिंसा, और ऐसी क्रांति जिसमें अहिंसा हो। तो नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन, ये जो बुक है या साप्ताहिक है, वो आपके बलिराम भगत जी से कनेक्ट हो रही है। इधर ओवर स्ट्रगल बहुत ज्यादा संघर्ष तभी किया जा सकता है जब बलि जैसा शरीर हो, राम जी का भगत हो, बल हो या बलि जैसा शरीर हो। तो आप चीजों को इस तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं। ओके, बलिराम भगत चौथा राष्ट्रपति शासन इनके टाइम पे खत्म होता है। और बल बहुत ज्यादा है तो ओवर स्ट्रगल कर सकता है, और साथ ही साथ नॉन वायलेंट। देखो, जिसके अंदर बल ज्यादा होता है तो क्या होता है कि हिंसा करने की जरूरत ही नहीं है। आधी बार तो क्या होता है कि सामने वाला वैसे ही हट जाता है कि भाई मैं तेरे से लड़ाई नहीं कर रहा। ज्यादा मजबूत शरीर होता है, भारी शरीर होता है, तो सामने वाला वैसे ही भाग जाता है। तो नॉन वायलेंट, इसमें हिंसा नहीं हो रही है, अहिंसा को प्रमोट किया जा रहा है। तो नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन या क्रांति यहाँ पे आपस में जुड़ जाती है। भारत के ये विदेश मंत्री रहते हैं। देखो, विदेश में हो सकता है कि लड़ाइयां भी हो जाए, विदेश में लड़ाई भी हो सकती है। इसलिए क्या हुआ कि जिसमें बल ज्यादा था और राम जी जितना दिमाग था या अहिंसात्मक आदमी था, इसलिए भारत के विदेश मंत्री भी विदेशों से किस तरीके से आपको रिलेशन बनाने हैं और किस तरीके से रक्षा करनी है अपने देश की, क्योंकि जिसमें ज्यादा बल होगा वही रक्षा कर सकता है। कमजोर आदमी को अगर आप इस तरीके का काम दे दोगे, विदेश का मंत्री बना दोगे, मतलब एक तरीके से मान के चलो कि विदेश में भेज दिया किसी कमजोर आदमी को, तो कोई पीट पाट के उसको मार देगा। या रक्षा मंत्री बना दिया, रक्षा करने के लिए गार्ड बना के बैठा दिया, तो वैसे कमजोर आदमी को मार मोर के फेंक दिया जाएगा। तो बल जिसमें ज्यादा होगा उसको विदेश मंत्री बनाया जाएगा और रक्षा मंत्री बनाया जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हो। 1976-77 में क्या हुआ, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा के अध्यक्ष इसलिए रहे क्योंकि इनमें क्या था, बल बहुत ज्यादा था, और ये जो बात बोल देते थे वो करनी पड़ती थी, है ना? जो बात बोल देते थे वो करनी पड़ती थी, इसलिए इनको मॉनिटर बनाया गया। लोकसभा का मॉनिटर बनाया गया। एक लोकसभा का अध्यक्ष अपन ने और देखा था, हुकुम सिंह, क्योंकि इनको हुकुम चलाने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए इन्होंने विधानसभा का अध्यक्ष बनना नहीं चुना, इन्होंने सीधा ही लोकसभा का अध्यक्ष चुनने की सोच ली इन्होंने। तो ऐसे अपन ने याद किया था। तो हुकुम सिंह लोकसभा अध्यक्ष, और आपके बलिराम भगत भी लोकसभा के अध्यक्ष थे, क्योंकि इनमें बल बहुत ज्यादा था। ओके, आगे बात करते हैं अपन। आगे है दरबारा सिंह। दरबार में लू लग गई तो क्या हुआ, इनकी मौत हो जाती है। सबसे कम कार्यकाल वाले मात्र 23 दिन के
कार्यकाल पे ये खत्म हो जाते हैं, पद पे रहते हुए निधन हो जाता है लू लगने से, ठीक है। एनएल टिबेरवाल, टीबे पे आप कब जाते हो? जब आपको अस्थायी रूप से जगत नारायण जी सॉल्यूशन बताते हैं, तो आप टीबे पे जाते हो, सेल से मिलाप करवाते हो, वहां से प्रभावी हलवा बनाते हो। तो टीबे से यहाँ से याद हो जाएगा कि एक तो ये कार्यवाहक राज्यपाल रहते हैं, और साथ ही साथ अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बार मुख्यमंत्री जब बनते हैं तो हमारे राजस्थान के राज्यपाल थे एनएल टिबेरवाल। याद कैसे करोगे? देखो, अशोक गहलोत, अशोक का पेड़ उगा हुआ है टीबे के ऊपर, अशोक का पेड़ उगा हुआ है टीबे पे। तो ऐसे आप चीजों को आपस में जोड़ लेना। अंशुमान सिंह, अंशुमान से याद होगा हनुमान, अंशुमान से याद होगा हनुमान। तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या ऐसे भी आपस में जोड़ लेना, हनुमान को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अंशुमान सिंह राजस्थान हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ओके, निर्मल चंद जैन, देखो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपके जेएस वर्मा भी रह चुके हैं, जेएस वर्मा भी रह चुके हैं। तो अंशुमान सिंह और जेएस वर्मा दो। निर्मल चंद जैन, जिनका मन निर्मल होगा, भगवान उनको जल्दी बुला लेंगे। तो एक तो यह है कि पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ इनका जिनका मन निर्मल होगा, जिनका मन निर्मल होगा, मन के अंदर, दिमाग के अंदर छल कपट नहीं होगा, तो उनको पैसों से संबंधित काम दिए जाते हैं। भाई पैसों का मामला है तो उसी आदमी को दिया जाएगा ना जिसके अंदर छल कपट ना हो। तो निर्मल चंद जैन जी को वित्त आयोग का सदस्य बनाया जाता है। वित्त आयोग का मतलब पैसों से संबंधित मामला, तो वित्त आयोग का सदस्य भी बनाया जाता है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता भी ये रह चुके हैं, और पद पे रहते हुए आकस्मिक निधन इनका हो जाता है, जो कि आपके राजस्थान के सेकंड ऐसे राज्यपाल थे जिनका पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना, खुराना से ऐसे याद रख लेना कि इनको खुजली बहुत होती थी, तो ये खुराना चाहते थे बार बार, इनको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, ये सारे दिन खुराना चाहते थे, इसलिए इनको त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि सारे दिन ये इनको खुजली की वजह से ये खुराते रहते थे। तो मदन लाल खुराना ऐसे राज्यपाल हमारे राजस्थान के जो कि जिन्होंने पद से पहली बार त्याग पत्र दिया, और साथ ही साथ दिल्ली की ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आप ऐसे याद रख लेना कि दिल्ली के जो आदमी होते हैं उनको थोड़ी सी ज्यादा ही, देखो ये आगे इसको ऐसे फालतू में कनेक्ट मत कर लेना, बस मैं सिंपली याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि दिल्ली के आदमी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, खुजली होती है। इसलिए क्या हुआ कि दिल्ली के राज्यपाल भी रह चुके हैं, और दिल्ली के राज्यपाल रहने की वजह से क्या हुआ कि इनको बहुत ज्यादा खुजली हो गई थी, और खुजली होने के बाद में इनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। लेकिन ये सारे दिन खुराना चाहते थे, इसलिए इनको त्याग पत्र देना पड़ गया था। और ऐसे राज्यपाल ये बन जाते हैं जिन्होंने अपने पद से पहली बार, राजस्थान राज्यपाल पद से पहली बार त्याग पत्र दिया था। इसके बाद में बात करते हैं अपन शिवराज पाटिल। देखो शिवराज कर रहे हैं, भारत के ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं। देखो, लोगों के घर में, जिन लोगों के घर में शिवराज करते हैं, शिवजी राज करते हैं, तो वो क्या है, पूरे भारत में जितने भी घर हैं उन घरों के मंत्री बन जाते हैं। जैसे आप में से कोई भी आदमी जिनके घर पे शिवजी राज करते हैं, तो शिवजी आपको आशीर्वाद देते हैं, और कहते हैं कि भाई आप भारत के सभी घरों के मंत्री बन जाओगे, तो आप ऐसे चीजों को आपस में कनेक्ट कर लेना कि शिवराज, जिनके घर में शिवराज करेंगे तो क्या होगा, सभी घरों के, भारत के जितने भी घर हैं उन घरों के मंत्री बन जाएंगे। तो ऐसे याद कर लेना। ओके, तो शिवराज पाटिल भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं और लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। भाई मैंने जब बताया था कि शिव राजा की तरफ कब बैठेंगे, एक तो यह है कि अतिरिक्त प्रभार जब दिया जाएगा तो शिवराज राजा की तरह बैठेंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, जब लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लोकसभा का जब अध्यक्ष बनेगा तो सीधी सी बात है कि भाई वहां पे हुक्म चलाना पड़ता है, और बैठना भी उसी तरीके से पड़ता है जैसे कि शिवजी राजा की तरह बैठते हैं। तो शिवराज लोकसभा अध्यक्ष। ओके, आगे चलें। आगे बात करते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से संबंधित सारी चीजें अपन याद कर चुके हैं। पहली बात तो ये हमारे राजस्थान की
राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रहती हैं। ओके, साथ ही साथ इन्होंने राजस्थान में त्यागपत्र दिया, महिलाओं के अंदर इन्होंने पहली बार त्यागपत्र दिया। राजस्थान में 3 महिलाएं बनती हैं राज्यपाल, तो इन्होंने सबसे पहली बार त्यागपत्र दिया था। ओके, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जिन्होंने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देके क्या हुआ, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन जाती है। साथ ही साथ यूपीएससी के सदस्य भी रह चुकी हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यूपीएससी के सदस्य भी रह चुकी हैं। आगे बात करते हैं AR किदवई की, जो कि यूजीसी के सदस्य रह चुके हैं और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर भी रह चुके हैं। यूपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं और 5वें अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल भी रह चुके हैं, जो कि हरियाणा के राज्यपाल थे और इनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया जाता है, अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। AR किदवई, ए प्लस रिपोर्ट आपको अतिरिक्त प्रभार वाले टाइम पे दिया जाता है, तो ये 5वें अतिरिक्त प्रभार के राज्यपाल बनते हैं। यूपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। जिनकी ए प्लस रिपोर्ट होगी भाई, जिनके 10th में A+ आए हो, 12वीं में A+ आए हो, ग्रेजुएशन में A+ आए हैं, तो इनको भाई यूपीएससी का सदस्य बनाया जाएगा। क्योंकि इनको एकेडमिक नॉलेज बहुत ज्यादा है, शिक्षा का ज्ञान बहुत ज्यादा है, तो ये यूपीएससी के अंदर जाएंगे और वहां पे जो आईएएस के एग्जाम होता है वो आईएएस के एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ये कौन? AR किदवई। यूजीसी का सदस्य और अलीगढ़ विश्वविद्यालय, देखो विश्वविद्यालय में भी यही है कि जिनका एकेडमिक नॉलेज अच्छा होगा तो उनको चांसलर बनाया जाएगा। तो इस तरीके से AR किदवई अपने याद हो जाते हैं। आगे बात करते हैं अपन शैलेंद्र कुमार सिंह। सेल आती है, पद पे बैठे हुए और उनकी मौत हो जाती है। तो एक तो एक चीज याद हो जाती है कि तीसरे पद पे रहते हुए मृत्यु, 1 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है, पद पे आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। 1962-68 में ये परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के सदस्य भी रहते हैं और प्रसिद्ध इंडियन डिप्लोमेट रहते हैं। ये प्रसिद्ध इंडियन डिप्लोमेट भी रहते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने कानून की पढ़ाई की है। तो ज्यादा चीजें मेरे हिसाब से कंफ्यूज करने वाली चीजें इनके अंदर नहीं है। बिल्कुल इनके इंडियन डिप्लोमेट, परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, बिल्कुल ये अलग है। तो ये कंफ्यूज करने वाली चीजें नहीं है, आपस में याद हो सकती है। मार्गरेट हलवा कब बना? हलवा बना एक तो कार्यवाहक राज्यपाल के टाइम पे। हलवा कब बना? एक तो कार्यवाहक राज्यपाल के टाइम पे बना। तो 12वीं कार्यवाहक राज्यपाल बनती है और इनका कार्यकाल रहता है 2012 से लेकर 2014 तक। रिगन गार्बाचेव समिति के प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। यूनिसेफ की दक्षिणी एशिया सम्मेलन में सभापति और संसद के दोनों सदनों में भी सदस्य रह चुकी है। ध्यान दीजिए, माइग्रेट से याद होगा, माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो संसद के ये दोनों सदनों के सदस्य, हालांकि वैसे एक साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूं कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के ये सदस्य रह चुके हैं। लोकसभा के भी रह चुके हैं और राज्यसभा के भी रह चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने माइग्रेट किया, एक जगह से चल के दूसरी जगह ये जाती रहती थी। भाई दोनों के सदनों की सदस्य हैं, तो कभी लोकसभा में बैठी है, कभी राज्यसभा में बैठी है, कभी राज्यसभा से उठ के लोकसभा में, लोकसभा से उठ के राज्यसभा में। तो ये माइग्रेट करती रहती थी। तो मार्गरेट हलवा से याद रख लेना कि ये दोनों सदनों की सदस्य रह चुकी है, मार्गरेट हलवा। फिर बात करते हैं यूनिसेफ की दक्षिणी एशिया सम्मेलन भी इनके द्वारा अध्यक्षता की गई, सभापति ये रहती हैं। तो दक्षिणी एशिया मतलब इंडिया से बाहर शायद मेरे हिसाब से ये सम्मेलन हुआ होगा यूनिसेफ का। तो ये वहां पे जाती है, वहां पे भी माइग्रेट करके जाती है। रिगन गार्बाचेव समिति, इसका भी प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया है। तो ये अपने मार्गरेट हलवा का सारा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो अपन ने याद कर लिया है। आगे बात करते हैं राम नाईक। नाई की तरह बाल सेट कब किए जाते हैं? जब अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। तो 8वें अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, इनका कार्यकाल रहता है 2014 से लेके, मतलब 8 अगस्त से लेके 3 सितंबर, बहुत कम कार्यकाल रहता है इनका। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी इनको बनाया जाता है। नाई जो होता है वो पूरे गांव के जो लोग होते हैं, उनका लेखा जोखा रखता है, कौन आदमी किस तरीके का है। गांव के अंदर जो नाई होता है ना, उसको आप कुछ भी पूछ लो, गांव में क्या घटित हो रहा है वो सारे लेखा जोखा रखते हैं, वो सारे लेखा जोखा रखते हैं। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए इनको, राम नाईक को। नाई का मतलब बार्बर। तो नाई के पास पूरा लेखा जोखा होता है लोगों का, लोक मतलब लोग, जनता का पूरा लेखा जोखा इनके पास होता है। तो लोक लेखा समिति के इनको अध्यक्ष भी बनाया गया है। देखो लोक लेखा समिति, वैसे जब अब आपको
विधानसभा पढ़ाई जाएगी तो वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। राम नाईक के टाइम पे क्या हुआ कि राज्यपाल के लिए जो महामहिम यूज होता था वो शब्द उसको चेंज कर दिया गया और उसकी जगह क्या कर दिया, माननीय राज्यपाल। जैसे कि आपका कोई नाम है राजेश, कुछ भी मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का कोई आदमी यहाँ पे राज्यपाल बनता है तो उनके नाम से पहले, जैसे कि राजेश है तो उनके नाम से पहले माननीय राज्यपाल श्रीमान राजेश कुमार या जो कुछ भी है। पहले क्या होता था, महामहिम श्रीमान राजेश जी, पहले ऐसे होता था, लेकिन इसको चेंज करके अब माननीय राज्यपाल कर दिया गया है। और साथ ही साथ इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ऑनरेबल गवर्नर अब यूज होने लग गया है। ओके, कल्याण सिंह जी की बात करते हैं तो ये 2014 से लेकर 2019 मतलब 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। तो 1967 के बाद में, ये 1967 की बात है, ये 1967 के बाद में ऐसे पहले राज्यपाल हैं जिन्होंने 5 साल का पूरा कार्यकाल पूर्ण किया है। नहीं तो हुआ क्या कि 1967 के बाद में जो भी राज्यपाल आए वो 3 साल के लिए आए, 4 साल के लिए आए, 5 साल का पूरा कार्यकाल किसी ने नहीं किया, पूर्ण नहीं किया। तो ये कल्याण सिंह जी वो राज्यपाल बनते हैं जिन्होंने 1967 के बाद में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उत्तर प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बाबरी विध्वंस के समय, और स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। अब ध्यान दो, कल्याण कब होगा? कल्याण कब होगा? जब विलेज स्मार्ट होंगे। भाई कुछ भी कर लो, जब तक गांव नहीं सुधरेंगे तो भारत का कल्याण नहीं हो सकता। तो कल्याण कब होगा? कल्याण कब होगा? जब स्मार्ट विलेज बनेंगे। तो ऐसे अपन चीजों को याद कर सकते हैं। राजस्थान राज्यपाल पद पे कोई भी 1967 के बाद में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर रहा था। लगता है कि किसी ने श्राप दे दिया हो या किसी की बुरी नजर लग गई हो, मतलब कल्याण नहीं हो रहा था राज्यपाल पद का 1967 के बाद में। लेकिन जैसे ही कल्याण सिंह आते हैं तो राजस्थान राज्यपाल पद का कल्याण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश का तो वैसे ही योगी आदित्यनाथ आने के बाद में उसका वैसे ही कल्याण हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मतलब कल्याण से संबंधित है, ठीक है, कल्याण को आपस में कनेक्ट कर लिया। तो जैसे ही कल्याण का नाम आएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी। तो योगी वैसे ही उत्तर प्रदेश का कल्याण करने में लगे हुए हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि 1967 के बाद में राज्यपाल पद जो हमारा राजस्थान का था वो 5 साल पूरा नहीं हो पा रहा था किसी से। तो जैसे ही कल्याण सिंह जी आते हैं तो वो उनका कल्याण, उस पद का कल्याण कर देते हैं। उसके बाद में और कल्याण कब होता है? जब स्मार्ट विलेज बनते हैं। गांव को जब स्मार्ट बनाया जाएगा तो हमारे राजस्थान का या भारत का क्या होगा? कल्याण होगा। ओके, आगे बात करते हैं अपन। कलराज मिश्री, ठीक है, मिश्री जितनी मिठास उत्तर प्रदेश के निवासियों में रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत होता है और गन्ने से ही मिश्री बनती है, तो ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ऐसे याद हो जाएगा। भारत में उद्यमिता नाम की पुस्तक ये लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? देखो, उत्तर प्रदेश में जो लगभग लोग हैं ना, वो कमाई पे ज्यादा फोकस करते हैं, ऐसे निठल्ले नहीं बैठे रहते हैं हमारे राजस्थानियों की जैसे। राजस्थानियों में क्या है कि एक तो ये गंदा माहौल बना हुआ है कि 30-30, 35-35, 40-40 साल के लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। दिमाग खराब हो चुका है उनका। उनको ये नहीं पता है कि मुश्किल से 10-15 साल की उम्र बची हुई है अपनी। भाई 50 साल तक ही उम्र होती है, एक तरीके से 50 या 60 साल की उम्र होती है। 40 साल तक तो तुमने सरकारी नौकरी में तैयारी करने में लगा दी पूरी जो एक इंपॉर्टेंट लाइफ का जो पार्ट होता है वो तो आपने तैयारी में बर्बाद कर दिया। राजस्थान में ये बहुत गंदा माहौल चला हुआ है अभी। उनको पता ही नहीं है कि तैयारी कब छोड़नी है, कोई पता नहीं लग रहा। 19 साल की 20 साल की उम्र में तैयारी स्टार्ट करते हैं, 40 साल तक कर रहे हैं, 20 साल बर्बाद कर दिए। यही 20 साल किसी धंधे में लगाते हैं तुम, लेकिन नहीं, राजस्थान में तो यही करना होता है। पता नहीं दिमाग के अंदर क्या ही समाज के द्वारा क्या ही भर दिया गया है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 साल कर लो, 4 साल कर लो लास्ट खींच के। 4 साल में अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो किताबों को फेंक फांक दो, कोई मतलब नहीं है।
30 साल की उम्र में भी अगर आप नौकरी लग रहे हो ना, तो फिर भी कोई मतलब नहीं है। और नौकरी लग के तुम क्या ही उखाड़ लोगे, क्या ही उखाड़ लोगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। कम उम्र में जल्दी से अगर आप नौकरी लग जाते हो तो अच्छी बात है। आपको थोड़ा सा क्या है कि सरकारी नौकरी में टाइम मिल जाता है, थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है और थोड़ी सी सिक्योरिटी भी मिल जाती है। हालांकि सिक्योरिटी तो आजकल नहीं रही है, लेकिन थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाती है भाई, आपकी जल्दी से आपकी जॉब नहीं जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है। वो बाकी और सरकारी नौकरी में अब कुछ नहीं बचा है वैसे ज़्यादा। ठीक है, तो पूरी जिंदगी मत लगा दो इसके अंदर। 3-4 साल में होता है तो ठीक है, अदरवाइज फेंक फाक दो किताबों को, कोई सेंस नहीं है। हम हमारे कोर्स में हमारे कोर्स में मुश्किल से 2 साल या 3 साल की वैलिडिटी देते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी बिल्कुल नहीं देते हैं। क्या मतलब है इस चीज का, कोई सेंस नहीं निकलता है। तो यूपी के जो लोग हैं वो उद्यमिता पे ज्यादा रखते हैं, इसलिए ये कलराज मिश्र जो थे ये यूपी के ही थे। इन्होंने एक पुस्तक लिख दी, भारत में उद्यमिता। ओके, आगे बात करते हैं। राजभवन, राजभवन को सार्वजनिक रूप से खोल दिया, मतलब आम जनता भी राजभवन के अंदर जा सकती है। राज्यपाल के जो निवास स्थान है राज्यपाल का, राजस्थान का, उसमें आम जनता भी जा सकती है, घूमने जा सकती है। तो क्या हुआ, जो आम जनता थी हमारे राजस्थान की, उसके मन में राज्यपाल के लिए क्या हुआ, मिश्री जितना मिठास आ गया। राज्यपाल के लिए मिश्री जितना मिठास आ गया, तो कलराज मिश्र यहां से चीजें कनेक्ट हो जाती है। 2019 में जनसूचना पोर्टल, आप इसे याद रख लो कि एक पोर्टल जारी किया गया जिसमें जनता को सूचना दी गई कि भाई अब आपको सबको मिश्री बांटी जाएगी। क्या बांटी जाएगी, मिश्री बांटी जाएगी। हालांकि जनसूचना पोर्टल का काम अलग होता है, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि कलराज मिश्र के द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया, एक वेबसाइट बनाई गई। उस वेबसाइट पे सूचना दी गई कि भाई राजस्थान की जितनी भी जनता है, उस जनता को सबको, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक महिला को क्या दिया जाएगा, मिश्री दी जाएगी, एक डली दी जाएगी। तो जन सूचना पोर्टल कलराज मिश्र 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहते हैं। अध्यक्ष इसलिए रहते हैं क्योंकि जुबान में क्या थी, जुबान में मिश्री जितनी मिठास थी। तो होता क्या है कि एक तो वो होता है कि आप में बिल्कुल हेवी लेवल की पावर हो, तो आपको, आप जैसे ही आदेश दोगे तो सामने वाले को मानना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये होता है कि अगर आपकी मिठास, आपकी जुबान में अगर मिठास है, तो आपके सामने वाला जो है वो क्या क्या कर लेगा, आपकी बात को मान लेगा। भाई नरमाई से सारे काम हो जाते हैं, अगर नहीं होते हैं तो फिर तो आपको फिर मजबूती दिखानी पड़ती है, आपको ताकत दिखानी पड़ती है। तो इनकी जुबान में थोड़ा मिठास था, तो इनको लोकसभा का अध्यक्ष भी बना दिया गया था। तो कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के निवासी, उत्तर प्रदेश के निवासी होने का मतलब है यह है कि उद्यमिता, कमाने पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो भारत में उद्यमिता नाम से पुस्तक बनाते हैं। साथ ही साथ राजभवन को सार्वजनिक रूप से खोल दिया, तो जनता के दिल के अंदर मिश्री जितना मिठास आ गया। 2019 में जनसूचना पोर्टल भी जारी किया गया। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी बनाए गए। हरिभाऊ किशनराव बागड़े अभी अपने राजस्थान के राज्यपाल जो वर्तमान में है, 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल पद की शपथ लेते हैं और इनका कार्यकाल वर्तमान में अभी चल रहा है। 2014 से 19 तक ये महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष। हरिभाऊ किशनराव बागड़े के बारे में एक ही चीज याद रख लेना कि ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ये क्या है, महाराष्ट्र से संबंधित है। लगातार ये महाराष्ट्र में 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। मतलब महाराष्ट्र में ये लगातार 5 बार एमएलए बन चुके हैं। हरिभाऊ किशनराव बागड़े 5 बार लगातार महाराष्ट्र की जो विधानसभा है वहां पे एमएलए बन चुके हैं। और महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन, हरिभाऊ किशनराव बागड़े। तो इस तरीके से अपन ने राजस्थान के जितने भी राज्यपाल हैं वो सारे राज्यपाल याद कर लिए हैं। आई होप आपको याद हो पाए हैं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप देखो, सब्सक्राइब करने के पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। ये चीजें ऐसे ही नहीं बनती है। ये जो इस तरीके से माइंड में बना रहा हूं, इनमें 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि देखो, ये इस तरीके से अगर आपको मैं प्रेजेंट करके नहीं दूंगा, हाथ से लिख के दूंगा, तो कुछ शब्द आपको समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। और साथ ही साथ इनको हाईलाइट भी करके दे रहा हूं, भाई कौन सी चीज किस तरीके से दिखनी चाहिए, वो सारी चीजें सोच समझ के। जैसे कि ये जो स्टार्टिंग की चीजें हैं इनको येलो किया जाता है, फिर इनको ब्लू कलर में किया जाता है, फिर ग्रीन कलर में किया जाता है, ताकि इनके अंदर फर्क दिखे। और देखते ही क्या हो, जब रिवाइज करते हैं तो देखते ही क्या होती है, चीजें आपके दिमाग के अंदर छपना स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेमोरी टेक्निक्स लगा के सारी चीजों को याद करवाया जाता है, तो इसमें भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है।
तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, आपके दिमाग के अंदर चीज़ें फीड हो रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करके और ज़बरदस्त वीडियोस लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको विधानसभा का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।